चलिए आज हम लोग को पढ़ना है समाकलन। समाकलन को अंग्रेजी बोलता है इंटीग्रेशन। क्या तो सीधा कहेंगे कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। हम लोग डिफरेंशिएशन कहना करते थे, याद कीजिए x टू द पावर n था, इसका डिफरेंशिएशन करते थे और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है n into x टू द पावर n minus 1। ठीक से आप वही प्रोसेस करते हैं तो हमारा आता है इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग इनको चुनेंगे dx को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन का चीज है इंटीग्रेशन ऑफ n into x to the power n minus 1 into dx। अब n को यदि यहाँ से हटा दें हम लोग ऐसे हम लोग रख सकते हैं फिलहाल, तो हमारे पास जो आएगा कैलकुलेशन आएगा x to the power n plus c। हम ऐसा करते हैं n minus 1 को n मानते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख के तो ऐसा लिखते हैं x to the power n इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर से एक पावर बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे x to the power n plus 1 और यहाँ जो है गुना में यह यहाँ मिल जाएगा भागा में प्लस 1 के साथ और इसके बाद एक कांस्टेंट है। तो ये फाइनली हमारा इस रूप में मिलता है, ये हमारा जो है ओरिजिनल फॉर्मेट है। हमने क्या किया, सिर्फ उलट दिया और कुछ नहीं। जितने प्रोसेस यहाँ मौजूद था हम लोग कहते हैं उस प्रोसेस को केवल उलट दिए, विपरीत व्युत्क्रम कर दिए। हम एग्जांपल लेके समझाना चाहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे और आइए दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक, अगला बार हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपोजिट कर रहे हैं और किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x। हमने क्या बोला कि डिफरेंशियल पार्ट जो है उसको यहाँ ले जाते हैं, डिफरेंशियल पार्ट है dx और इसके पश्चात यहाँ आ जाएगा sin x और प्लस एक कांस्टेंट होता है। ध्यान रखेंगे जब भी इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या प्लस में 0 हो सकता है और प्लस में 0 हो सकता है, इसके बदले एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यही कारण है। चूंकि हम लोग देख चुके थे कि dx जो है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। हम लोग मानते हैं कि यहाँ इसमें एक 0 ऐड है तो उस ऐड 0 को यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट में हम लोग बना सकते हैं इसको और ये हमारा जो फॉर्मेट आ रहा है इसी को हम लोग इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। इस समाकलन दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या निश्चित समाकलन और दूसरा पहला अनिश्चित, दूसरा निश्चित समाकलन। और देखिए निश्चित समाकलन का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, यानी इसकी न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा नहीं होती है, इसीलिए इसे अनिश्चित या इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहा जाता है। जबकि दूसरा जो इंटीग्रल्स है जिसको हम लोग निश्चित समाकलन करते हैं इसमें इसकी न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा बिल्कुल नियत होती है, फिक्स होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कितने प्रकार के हम लोग सामान्य रूप से फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशिएशन के आधार पर। जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, तो उल्टा प्रोसेस के आधार पर हम लोग चेक करें। अब लोग यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी हमने अभी तक डिफरेंशिएशन किया है सारा डिफरेंशिएशन का ठीक किया अपोजिट। जैसे यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया है तो x टू द पावर n, तो यहाँ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं फिर से वो प्राप्त हो जाता है
हम लोग देखते हैं कांस्टेंट बार बार इसमें आ रहा है, ये कांस्टेंट कहां से आया? क्योंकि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं जीरो होता है, तो माना जाता है कि इस पद में भी यहाँ कांस्टेंट होगा प्लस में, जीरो होगा, इसीलिए उस जीरो का इंटीग्रेशन सी आता है, इसीलिए सभी में सी मौजूद है, एक भी बिना सी का नहीं बनता है। तो साइन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos आ रहा था, तो यहाँ cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं sin आ रहा है और प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग सभी को सेट कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, वैसे देखिए फिर एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x मिलता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ठीक अभी तक जो हम लोग प्राप्त किए हैं कि जहां भी डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आता है ठीक उसका अपोजिट हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू रखते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि sin वर्सेस x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो यहां हम लोग 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करते हैं और वो मिलता है हम लोग को sin इनवर्स x। इसी प्रकार से हम लोग और भी देखते हैं cos का क्या, cos इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का क्या होता है, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स, सभी का हम लोग ठीक उसी फॉर्मूले में उलट कर रख देते हैं। और सबसे अंतिम जो आता है हमारा a⁴ log a, इसका हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो a⁴x आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन यदि करते हैं, हालांकि थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे कंडीशन गलत हो चुका है, यहाँ सुधारेंगे हम लोग। यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे ax⁴dx, क्योंकि ax का इंटीग्रेशन करना है, तो प्राप्त हो जाएगा a⁴x log a प्लस c, कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। और ये सभी जितने भी हम लोग डिफरेंशिएशन देखिए, यह अनिश्चित में भी उपयोग में लाया जाता है और निश्चित समाकल के लिए भी इसका उपयोग होता है। निश्चित समाकलन के कुल 5 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला जो गुणधर्म है उसके अकॉर्डिंग समाकलन और अवकलन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम, अर्थात मान लेते हैं कि कोई ऐसा कंडीशन है fx जिसका अवकलज है f'(x), तो f'(x) का समाकलन होगा fx प्लस, और यहाँ जो मौजूद है fc, इसे हम लोग स्वेच्छ अचर के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है यदि कोई दो फलन है f और g और उनके अवकलज समान हैं तो उनके समाकलन वक्र जो होंगे एक ही परिवार को प्रेरित करेंगे, एक ही परिवार से संबंध रखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक है fx और दूसरे का डिफरेंशिएशन है gx, तो हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो fx का इंटीग्रेशन gx के इंटीग्रेशन के परिवार का है, परंतु इससे c, जहां c 0 भी हो सकता है या कुछ दूसरा भी अच्छा संख्या हो सकता है, इतना अंतर हो सकता है, परंतु परिवार वही रहेगा, अर्थात वक्र जो है वह सेम वक्र में कवर करेगा। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि दो अलग अलग बहुपद हैं, यदि उनका इंटीग्रेशन एक साथ किया जा रहा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि दोनों बहुपदों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ें, तो दोनों मान यानी पहले निकाले गए मान और बाद में निकाले गए मान समान होंगे। और अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये बताता है कि यदि कोई अचर संख्या किसी चर बहुपद के साथ लगा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अचर संख्या को हम लोग इंटीग्रेशन सर्कल से बाहर कर देते हैं और उसके बाद चर मानों का इंटीग्रेशन करते हैं, और चर मान का जो भी इंटीग्रेशन आता है उसमें अचर मान को रख देते हैं। हम लोग क्लियर देख रहे हैं जहां अल्फा एक अचर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो 5 नंबर है 3 और 4 का मिश्रण है। ये 3 और 4 का मिश्रण होकर 5 बनता है। 3 में हम लोग 2 टुकड़ा देखते हैं, 4 में देखते हैं कि एक अचर है, यहां देख रहे हैं दो अलग-अलग बहुपद हैं और दोनों के अलग-अलग अचर हैं। यदि इनको हम लोग को सम्मिलित रूप से डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे कि दोनों का अचर अलग करेंगे, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और जो कुल मान होता है वो पहले मान के बराबर होता है, अर्थात
दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। आइए हम लोग अब कुछ उदाहरण देखें। हमारा जो 12वीं का बुक है, सेकंड बुक, इसमें एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे, हमारा जो बुक है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज अवकलज का उल्टा, अर्थात समाकलन को हम लोग प्रति अवकलज के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन को प्रति अवकलज कहा जाता है। तो बोल रहा है कि प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा है। ax + b टू द पावर स्क्वायर। हमारे पास जो क्वेश्चन है यह आया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है और क्या होगा, वह भी निरीक्षण विधि द्वारा। तो हम लोग अभी जो इससे पहले फॉर्मूला हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहां ध्यान दिए थे कि x⁴n का इंटीग्रेशन जो होता है वह हमेशा उससे एक पावर उच्च होता है, यानी उसका पावर में एक जुट जाता है। तो देखिए यहाँ इसका पावर 2 है। हम लोग एक ऐसी परिकल्पना करते हैं कि इसका पावर 3 रहे, यानी एक उच्च पावर लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ चुनते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन रहा, ये हमारा सॉल्यूशन है कि माना ax + b पर पावर q, ये एक फंक्शन है हमको दिया हुआ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं fx का, और डिफरेंशिएशन के पश्चात में क्या मिलता है, ax + b पर पावर q, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, पावर सामने आ जाता है, पावर सामने आ जाता है। अगला संपूर्ण में एक पावर हम लोग घटा के लिखते हैं, अर्थात ax + b का होल स्क्वायर, और इनटू इसे यदि y मान लिया है तो y³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3y² इनटू dy/dx। और हम लोग फिर अगला स्टेप करते हैं, 3ax + b का होल स्क्वायर इनटू, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद पाते हैं a आता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो a * 1 + 0 अर्थात हो गया 3ax + b का होल स्क्वायर। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन मिल रहा है हमें ax + b के होल क्यूब का, या हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3ax + b का होल स्क्वायर इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, तो ax + b पर पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ c लग जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हम लोग फिलहाल अभी नहीं रखते हैं, बाद में इसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हटाना है, और हमारा अंतिम आता है इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का स्क्वायर इनटू dx बराबर, यहाँ जो 3a है उस पर ले जाएंगे तो बाई में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व किए थे कि जब भी x रहे तो यहाँ क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बाद पावर घटता है, इंटीग्रेशन के बाद पावर बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ स्क्वायर प्राप्त था, अर्थात इंटीग्रेशन के बाद क्यूब होगा, तो पहले से हमने क्यूब रख के कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें 3a एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, जिसे उस पर ले आते हैं 1/3a के रूप में, और अब हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, यह जो है हमारा फाइनल आंसर है 1/3a इनटू ax + b का होल क्यूब और प्लस में c।
आइए हम लोग इसी एक्सरसाइज का एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसे समझे आप कि हम लोग किस तरह से किसी का भी इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह हमें कुछ विशेष तरह का प्रश्न दे रहा है और यह प्रश्न किस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x into dx इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x जो dx का वैल्यू आता है 10 स्क्वायर x into dx। इसे ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कि sec का होता है 1 by cos और cosec का होता है 1 by sin स्क्वायर x। इसे करते हैं sin स्क्वायर x by cos स्क्वायर x जो कि 10 स्क्वायर x के बराबर आ गया। अब हमने अभी तक जितना भी फार्मूला पढ़ा है उन फार्मूला में कहीं भी 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग 10 स्क्वायर x को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलेंगे जिसका इंटीग्रेशन किया जा सके। हम लोग जानते हैं कि 10 और sec का एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर x होता है। और दूसरी बात कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी होता है। तो हम लोग ठीक वही करने जा रहे हैं। यहां हम उसको चेंज करेंगे, यह हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1 into dx। अब दोनों को अलग-अलग तोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर x into dx माइनस 1 into dx। तो 1 को हम लोग पुट करते नहीं पुट करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्या था sec स्क्वायर x का हम लोग देखते हैं तो आता है यहाँ 10x माइनस 1 का देखते हैं x आता है। मान लेते हैं कि पहला जो भाग है sec स्क्वायर x इसके इंटीग्रेशन में हमारा एक कांस्टेंट c डैश था और दूसरा जो इसका इंटीग्रेशन में c डबल डैश था। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को मर्ज कर देते हैं एक में, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है अतः इसके बदले एक नया कांस्टेंट चुन लेते हैं और उसको हम लोग रख लेते हैं c। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है और हम लोग देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x into dx का इंटीग्रेशन जो आ रहा है हमारा 10x माइनस x और प्लस एक कांस्टेंट यानी अचर जिसे हम लोग स्वेच्छ अचर के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का और क्वेश्चन इस तरह से 21 नंबर दिया गया रूट अंडर x प्लस रूट अंडर 1 by x इसका पद्धति अंतर इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहला चेक करते हैं, क्योंकि इसमें एक है यहाँ हर एक दोनों का गुणांक एक है और दोनों को हम लोग यदि गुणांक को हटाएं तो क्या होगा, रूट अंडर का होता है 1/2 और 1/रूट अंडर का होता है -1/2। तो इसको ध्यान रखते हुए लोग बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बटा में है और जब बटा में है या तो हम लोग इसको माइनस में 1/2 लिखेंगे 1/रूट x को और हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद किसी का भी पावर उसके गुणांक में डिवाइड हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी +1 होके आया जो भी होके आया उसके गुणांक में भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात उसके गुणांक के साथ व्युत्क्रम रूप में से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं इसका पावर है 1/3, चूंकि इसके गुणांक 1 है, दोनों गुणांक 1 है तो 1/3 यहाँ 3/1 के रूप में गुना होना चाहिए था, अर्थात ये सही जवाब नहीं हो सकता है। अगला हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड में, इसलिए सही जवाब नहीं हो सकता है। हम लोग पॉइंट नंबर सी में चेक करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है, अर्थात 2/3 और 3/2 एक दूसरे का ऑपोजिट मिल रहा है, फिर यहाँ 2 1/2 यानी कि सही जवाब यही होगा। हो सकता है आगे हम लोग बात करें।
तो यहाँ पे 3/2 3/2 क्योंकि ये सेम है इसलिए ये सही जवाब नहीं होगा। तो हमने देखा कि पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट डी ये नहीं है सही जवाब, इसमें कौन है सी है। क्यों? क्योंकि इसके पावर टर्म अपोजिट रूप में गुणांक बन गए हैं, यानी पावर का व्युत्क्रम गुणांक के रूप में गुना हो गया है। और यदि पहले से भी गुणांक कुछ रहता तो उसमें फिर इन संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल थ्योरी है जहां बिना कैलकुलेशन किए हम लोग किसी का हल निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हमें रियल में हल निकालना हो तो हम उसके लिए नीचे दिए गए बिंदु से एक्सप्लेन करते हैं। इसकी पावर को 1/2 के रूप में 1/√x के पावर को -1/2 के रूप में अब पावर में 1 जोड़ेंगे और प्राप्त गुणांक से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी पावर में 1 जोड़ा हमने और प्राप्त गुणांक से डिवाइड कर देंगे। अब भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव का नियम लगाते हैं और हमारा आता है 3/2 से डिवाइड करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी गुणांक नहीं है तो अब इसे सीधा करते हैं 2/3 ये 1/2 सीधा करते हैं 2/1 अर्थात 2। तो हम लोग फिर से यहाँ मैच कर रहे हैं कि एक किससे जाके मैच हो रहा है तो पॉइंट नंबर सी से, अर्थात हमारा सही जवाब है पॉइंट नंबर सी है। तो हम लोग आज का क्लास ये बंद करते हैं और आपको हमारा क्लास हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो नीचे जाए और सबसे पहले इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको और आगे क्या चाहिए। हालांकि हम अगले क्लास में समाकलन की अन्य जो 3 विधियां हैं, जो 3 विधियों के द्वारा समाकलन को बनाया जाता है, उन 3 विधियों को लेकर आएंगे हम लोग एक एक करके और सभी को एक्सप्लेन रूप में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार और कहना है कि यदि चैनल मेरा सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक तो नीचे जाइए, देखिए रेड कलर का बटन है और उसे सब्सक्राइब बटन से क्लिक करें और उसके बगल में जो बेल है बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और इसी तरह से हम लोग इस वर्ष अर्थात कोरोना काल में जो है हम लोग प्राप्त करते रहेंगे नए नए वीडियो और हम लोग सीखते रहेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम इजीली रूप से पार कर सके। थैंक यू।